today we are going to start the third chapter of class 10th chemistry, that is metals and non-metals. In this introductory video, we are going to just discuss about the various physical properties of the metals and non-metals. As I have written here are a list of certain physical properties. First of all, we need to understand, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि physical properties और chemical properties में क्या difference है. Physical properties किस पे dependent होते हैं और chemical properties किस पे निर्भर करते हैं. तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए जब हम फिजिकल और केमिकल की बात करें, तो केमिकल चेंजेस या केमिकल प्रॉपर्टीज या जहां पे भी केमिकल वर्ड आए, दैट सिंपली मींस ट्रांसफर ऑफ और गेन और लॉस और मींस व्हाटएवर दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस कोई भी ऐसा चेंज या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का हेर फेर, जहां पे इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो या फिर शेयरिंग हो, वैसे चेंजेस को या फिर वैसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज या चेंजेस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में रखते हैं. और वैसे चेंजेस या वैसे प्रॉपर्टीज जिनके स्टडी के दौरान हमको ये पता लगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मींस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर्टिकुलर स्पीसीज में ही सिर्फ और सिर्फ रह जा रहा है, वहां उसका शेयरिंग नहीं हो रहा किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ या किसी दूसरे मटेरियल के साथ, तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जितने भी मैंने इनफैक्ट जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अगर आप ध्यान से सुने होंगे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो, मींस इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता अपने पर्टिकुलर मटेरियल में, जिस पर्टिकुलर मटेरियल या जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन परफॉर्म मोशन, zigzag motion or whatever type of motion in that particular species, but the condition for being given property to be physical is that should not involve any transfer of electron from one species to another species. एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन वाज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. आफ्टरवर्ड्स अब मैं बारी बारी से एक एक करके एक एक प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Electrical conductivity, that is the inherent property of all the conductors. In fact, not all the metals are good conductor. Okay, means they have been classified, means solids are have been classified into three parts, that is insulator, conductor and semiconductor. Now means if you talk about most of the metals, then they have good electrical conductivity. Means most of the metal, not I'm not saying that all the metals are good conductor, but most of the metals are good conductor. Acha, what does that particular conductor mean? Conductor simply means that help in conducting the electricity. Electricity क्या होता है? That is simply the motion of electrons. जब इलेक्ट्रॉन आपका मोशन अपना स्टार्ट करते हैं, उसी चीज को हम और कुछ नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट सिंपली मीन्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिंपली मीन्स that particular species or that particular material have free electrons so that they can easily move. मीन्स अगर आपको कोई भी सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक उसको कंडक्टर बनना है, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव कर, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है. सो द सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह कोई भी ऐसी स्पीसीज, कोई भी ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो कि गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में मूव कर सके, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हायर से लेकर के लोअर की तरफ मूव करेंगे, और यही मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है. सो if I talk about the electrical conductivity of metals, then most of the metals are good conductor of electricity, but still there are many metals which do not which are not in fact conductors, they are insulator, and some are in fact they are metalloids, or I should say they are semiconductor.
Now coming to the second, that is thermal conductivity. In case of electrical conductivity, the property decides the motion of electron, means the whether आपका जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली अलाउ कर रहा है कि नहीं मोशन के लिए, या फिर जिसको हम लोग चार्ज को फ्लो करने के चार्ज इजिली फ्लो हो पा रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं. थर्मल कंडक्टिविटी में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी सिंपली सेज द मोशन ऑफ हीट through that particular substance or material. For example, if this substance, for example, ये मैं हाथ में जो चौक लिया हूँ, if अगर इसको थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स अगर ये थर्मली कंडक्टिव मटेरियल होगा, अगर ये थर्मली कंडक्टिव मटेरियल होगा, तो इस साइड से अगर मैं हीट करूंगा तो मेरे को दूसरे साइड कुछ टाइम बाद मेरे को यहाँ पे भी टेम्परेचर का क्या होगा? सेंसेशन होगा, हाई टेम्परेचर का. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? दैट सिंपली मीन्स अगर वो मटेरियल हीट कंडक्ट कर रहा है. हीट कैसे कंडक्ट करता है? हीट और कुछ नहीं है, वॉट एवर टेम्परेचर यू आर सप्लाइंग टू गिवन एंड, मीन्स अगर ये टेम्परेचर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता हूँ, तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो जैसे ही आप एनर्जी सप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, हाई लेवल मीन्स उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा. जैसे ही एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा वो क्या करेंगे? वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे. अब ये वाइब्रेशन के दौरान क्या होगा? दे विल स्टार्ट हिटिंग द नियर बाई particles or electrons, as a result of which finally the energy will be start transmitted from one part to another part. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह क्या करेगा? शिफ्ट करेगा. और शिफ्ट कैसे करेगा? बाय कोलाइडिंग. और कोलाइड, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करेगा तो कैसा एनर्जी जनरेट होता है? वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होता है. इनफैक्ट जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा कंडक्टर आज तक नहीं बना जो कि रेजिस्टेंस ऑफर ना करे. मीन्स इनफैक्ट सुपर कंडक्टर्स का केस अलग है. मीन्स अगर मैं नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करूं, देन every conductors offer a little resistance, and that resistance is nothing but the collision of that particular electron with the other species which are present inside that particular conductor. Okay, so thermal conductivity simply means कि वो जो मटेरियल है आपका वो कितना आसानी से हीट को फ्लो होने दे रहा है. हीट को फ्लो होने का सेंस या हीट फ्लो होने का मतलब और कुछ नहीं है, एनर्जी फ्लो होना. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक. जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन एक से कोलाइड करता है तो वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है. एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है ड्यू टू कोलिजन. ओके, अगर मेटल्स की बात करें, देन मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स. गुड थर्मल कंडक्टर क्यों है? बिकॉज मेटल्स हैव सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल, अगर मेटल की हम बात करेंगे तो इसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन, इनफैक्ट मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जहां पे स्मॉल मीन्स छोटे छोटे पॉजिटिव आयंस आपके delocalized electron, means there is a huge number of free electrons, and in that sea of electron, I should say huge number means indirectly sea of electrons. In that sea of electrons or sea of delocalized electron, positive ions are present. So in case of your metals, there is a huge number of free electrons, and due to that presence of free electrons only they are good conductors of electricity, as well as they are good conductors of heat also. अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो दैट जैसे ही मैं उसके अक्रॉस किसी दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रॉन आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करें. सिंपली यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है. ठीक है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे अप्लाई होता है दैट इज इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, एंड हियर ये एक थर्मल पोटेंशियल. थर्मल पोटेंशियल का मतलब और कुछ नहीं, एक साइड आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और दूसरी साइड का होगा टेम्परेचर कम रहेगा. अगर दोनों साइड के टेम्परेचर सेम रहेगा तो देयर वोंट बी एनी मूवमेंट ऑफ हीट, देयर वोंट बी एनी ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर वोंट बी एनी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सभी के सभी इलेक्ट्रॉन के पास जब सेम एनर्जी लेवल होगा तो वो क्यों किसी के दूसरे से कोलाइड करेगा? क्यों रैंडम मोशन शो करेगा? हाँ, अगर एक साइड के इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है, दूसरे के पास कम एनर्जी, तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग, एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस कोलिजन प्रोसेस दे विल स्टार्ट sharing their energy, and this energy sharing process lead to the transfer of heat. So metals are good conductors of heat also, as well as electricity also. Third is hardness. Hardness and toughness, these are the most two confusing, means these are means commonly हम लोग हार्डनेस और टफनेस को एक मान लेते हैं. मीन्स हार्डनेस और टफनेस
जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ में हार्डनेस और टफनेस दोनों को क्या मान लेते हैं कि एक ही चीज है, लेकिन एक्चुअली इफ यू इसको आप डिटेल में देखेंगे कि हार्डनेस का डेफिनेशन क्या, टफनेस का डेफिनेशन क्या है, तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एंड दिस डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट हार्डनेस इज डिफाइंड एज द सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस क्या होता है? किसी भी मटेरियल का सरफेस प्रॉपर्टी होता है। और कैसा सरफेस प्रॉपर्टी? आप देखे होंगे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, मीन्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप आसानी से खुरच सकते हैं। मीन्स सपोज करिए आपके पास शार्प ऑब्जेक्ट है, आपने उसके सरफेस पे इंडेंटेशन क्रिएट कर दिया या फिर स्क्रैच कर दिया, तो वो कुछ मेटल्स आसानी से स्क्रैच कर मतलब आसानी से आप किसी को स्क्रैच कर सकते हैं, कुछ को स्क्रैच करने में आपको क्या करता है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जिस मेटल को या जिस सब्सटेंस को आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं या इंडेंटेशन ला सकते हैं, ठीक है, जिस मटेरियल को आप आसानी से स्क्रैच कर सकते हो, स्क्रैच करने का मतलब क्या, सरफेस पे आप स्क्रैच करेंगे, कभी भी बल्क में किसी मटेरियल के स्क्रैच नहीं किया जा सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो हार्डनेस क्या होता है? सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस इज अ, सबसे पहली बात हार्डनेस की अगर मैं बात करूंगा, देन हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। और ये कैसा सरफेस प्रॉपर्टी है? हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू द which is related with the resistance to avoid, or I should say resistance against your scratching or indentation। आप कितना आसानी से स्क्रैच कर पा रहे हैं या फिर कितना आसानी से इंडेंट कर पा रहे हैं, इंडेंट जनरेट कर पा रहे हैं, तो इसको जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मटेरियल, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हार्डनेस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। हार्डनेस क्या होता है? सरफेस प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। कैसा प्रॉपर्टी होता है? जो आप इंडेंटेशन या फिर स्क्रैचिंग करना चाहते हैं और उसके सरफेस पे स्क्रैच करना चाहते हैं, तो वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मीन्स कितने आसानी से वो स्क्रैच हो जा रहा है, कितना मुश्किल से आप उसको स्क्रैच कर पा रहे हैं। तो ये कितना आसानी से कर पा रहे हैं, कितना मुश्किल से कर पा रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है? ये उसकी हार्डनेस प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। नाउ कमिंग टू द टफनेस। अभी मैंने बोला हार्डनेस क्या होता है? सरफेस प्रॉपर्टी होता है। और टफनेस क्या होता है? बल्क प्रॉपर्टी होता है। बल्क इन द सेंस इनसाइड द मटेरियल, नॉट द सरफेस। सरफेस के अंदर जो मेटल होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सिलिंड्रिकल चौक है, तो इसका सरफेस क्या? आउटर पेरिफेरी, ये जो सरफेस आउटर सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चौक। अगर इस चौक को क्रॉस सेक्शन से मैं देखूंगा, तो जो मटेरियल इसके सरफेस के अंदर है, जो मटेरियल इसके सरफेस के अंदर है, दैट इज डिफाइंड एज द बल्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल इन दिस केस द बल्क विल बी इनसाइड दिस चौक, मींस जो इस आउटर सरफेस एरिया से जो भी कवर्ड मटेरियल है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर बल्क मटेरियल। ठीक है, तो हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस आप चेक करने के लिए सरफेस पे स्क्रैच करेंगे। टफनेस क्या होता है? टफनेस इज द बल्क प्रॉपर्टी। और टफनेस का स्क्रैचिंग या फिर इंडेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। टफनेस इज सिंपली द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। टफनेस क्या होता है? द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल टिल फेल्योर। मीन्स टफनेस क्या है? सपोज करिए इस मटेरियल को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिना एनर्जी अप्लाई किए मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी एनर्जी मैं इस मटेरियल पे अप्लाई करूंगा, कब तक? जब तक ये टूट ना जाए। फॉर एग्जांपल ये अभी चॉक टूट गया, तो जो भी एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी आई हैव सप्लाइड इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस चॉक अपार्ट, जितना भी मैंने एनर्जी सप्लाई किया इस चॉक को सेपरेट करने में, तो वो जो टोटल एनर्जी मैंने लगाया है, उस टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? टफनेस कहते हैं। और ये एनर्जी कहाँ पे चली जाती है? दैट एनर्जी गोज इनसाइड दिस चॉक। एनर्जी क्योंकि लगाने वाला मैं हूं, तो ऑब्वियस सी बात है लेने वाला कौन होगा? ये चॉक होगा, जिसके हेल्प से ये टूटा हुआ। ठीक है, तो अगेन आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी which shows the resistance against indentation और scratching। मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से या जिससे उसमें स्क्रैचिंग टेंडेंसी या इंडेंटेशन लाने की टेंडेंसी डिफाइन हो, मींस कितना आसानी से आप स्क्रैच कर पा रहे हैं, कितना मुश्किल से स्क्रैच कर पा रहे हैं, वो हार्डनेस कहलाता है। और टफनेस क्या है? कि जब किसी मटेरियल को आप तोड़ना चाहते हैं फिर सेपरेट करना चाहते हैं, तो जो भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं उस मटेरियल पे टिल फेल्योर, जब तक वो टूट ना जाए, तो जो भी एनर्जी आपने सप्लाई किया ये कहाँ चला जाता है? उस फेल्योर या फिर जो टूटा हुआ मटेरियल होता है उसमें स्टोर हो जाता है। और ये जो एनर्जी आपने सप्लाई किया है, दैट इज नथिंग बट टफनेस। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डनेस एंड टफनेस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ कमिंग टू द
वन मोर थिंग, ऑल द मेटल्स की अगर मैं बात करूं, देन दे हैव अ गुड हार्ड, मींस उनका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट कोई भी मेटल को स्क्रैच कर पाना, आप अपने नाखून से किसी भी मेटल को स्क्रैच नहीं कर सकते। कुछ मींस फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर दैट दे आर वेरी सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप नाइफ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं। आप इनफैक्ट यू कैन कट विथ योर नेल ऑल्सो, ठीक है। एंड but at the same time some other metals such as your iron, that is not a soft material, in fact that is very very hard, ठीक है। तो हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली आयरन को आप अपने नाखून से किसी मींस कभी भी आप स्क्रैच नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली इट विल हर्ट योर नेल ओनली, ओके। एंड टफनेस आल्सो मींस ऑल द मेटल्स हैव गुड टफनेस, मींस उनका जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होता है फेल्योर तक, मतलब टूटने तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होता है। इनफैक्ट इसीलिए जहां पे भी हमको फेलियर का डर रहता है, जहां पे भी हम कोई भी मजबूत चीज बनाना चाहते हो, किसका बनाते हैं? मेटल्स का। फॉर एग्जांपल कॉमन एप्लीकेशन में आप देखते होंगे बिल्डिंग्स में जो कॉलम्स बनते हैं उसके अंदर आयरन रॉड लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? बिकॉज ऑफ द गुड टफनेस, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप सप्लाई करेंगे वो एनर्जी उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। डक्टिलिटी क्या होता है? मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो इजिली, कितना आसानी से वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस विद द ड्यू टू which shows how easily it can be converted into thin wires. Means again I am repeating, ductility is the property of a material due to which shows how easily it can be converted into thin wires. किसी भी मटेरियल को आप कितनी आसानी से थिन वायर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। एंड व्हाट इज मैलिएबिलिटी? Malleability is the ability of a material to get converted or to get beaten into thin sheets. मतलब किसी मटेरियल को आप कितना आसानी से पीट कर, जैसे कि आप स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ होता है आप देखे होंगे कि मेटल को पीट करके डिफरेंट शेप देता है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट बनाता है। तो वो जो मेटल है या फिर जो भी सब्सटेंस है उसको आप कितना आसानी से उसको पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। So ductility is related to how easily you are able to convert that particular substance into thin wire, and malleability is related with how easily you can how easily you can convert that particular substance into thin sheets. कितना आसानी से आप किसी मटेरियल को थिन शीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ये कौन डिसाइड करता है? मैलिएबिलिटी। और कितना आसानी से आप उसको वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, थिन वायर्स में, वो कौन डिसाइड करता है? डक्टिलिटी। एक और चीज, आपने जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा क्लास 9th में, वहां पे आपने गोल्ड फॉइल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे उसने गोल्ड फॉइल क्यों चूज किया था? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट मींस उसके इनफैक्ट दैट इज अ गुड डक्टाइल एज वेल एज गुड मैलिएबल मटेरियल। गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मींस दैट इज हाईली मैलिएबल एज वेल एज हाईली डक्टाइल। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। दैट मींस यू कैन इमेजिन हाउ मच डक्टाइल इट इज, एंड सिमिलरली मैलिएबिलिटी आल्सो। अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल चूज किया तो उसका रीजन यही था, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इट इज हैविंग हाई मैलिएबिलिटी। बहुत उसका मींस अगर थोड़ा सा गोल्ड मैं लूं तो उसको मैं बहुत पतले थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जितना थिन शीट रहेगा, जैसा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हुआ था, जितना थिन शीट रहता उतना अच्छा एक्सपेरिमेंट। टू द लश्यर दैट इज नथिंग बट द शाइनिंग प्रॉपर्टी। शाइनिंग मीन्स आप ऑब्जर्व किए होंगे कुछ सब्सटेंस क्या होता है? शाइनिंग नेचर के होते हैं, कुछ डल नेचर के होते हैं, मीन्स कुछ चमकते हुए होते हैं, कुछ उनका अपीयरेंस कुछ का डल होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। अब इसका रीजन क्या है? व्हाई मेटल्स ओनली यूज्ड टू शो दिस lustrous property or lustre property? It is again due to the presence of free electrons. मैंने स्टार्टिंग में जब बता रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मैंने कहा था in case of metal there is a huge number of free electrons, and due to
अब होता क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है, मीन्स देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, जब इस पे लाइट पड़ती है, जब कोई लाइट का बीम उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे पड़ता है, तो ये लाइट का बीम इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमको वो क्या होता है, जो भी सरफेस आपका ऐसा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करती है वो कैसा अपीयर होता है, वो हमको शाइनिंग अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो लश्यर प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है, अगेन दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इज the free electrons, the presence of free electrons, as a result of which जब लाइट का कोई भी बीम उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, उस बीम को वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से हमको वो सरफेस कैसा पता चलता है, चमकता हुआ पता चलता है। और नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉन लश्यरस, फॉर एग्जांपल कार्बन इज देयर except few, means in fact you can take example of your graphite, that is also a shining surface. So chemistry में you will always get a lot of exceptions. In fact chemistry is the study of exceptions only. ठीक है, now coming to the sonorosity. अब ये सोनरोसिटी क्या होता है, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप किसी मेटल को हिट करते हैं, जब आप किसी मेटल को हिट करते हैं तो वो एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू ऑलवेज, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे घंटी बजाते समय आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जैसे ही उसको हिट किया जाता है, जो उसका जो आउटर कॉनिकल शेप में रहता है, तो उसको जब जैसे ही आप हिट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के पास होता है। या फिर आप ये भी ऑब्जर्व किए होंगे स्कूल में जो बेल रहता है, ठीक है, तो उस पे जैसे ही जो आपका हैमर होता है, जैसे ही उसको हिट करता है तो वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के ही पास होती हैं। आप नॉन मेटल अगर किसी लकड़ी को किसी दूसरी लकड़ी से या किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करेंगे तो कभी भी वो ऐसा कोई साउंड, लाउड साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू the damping capacity. Sonorosity is mainly due to the damping capacity. Damping capacity. सोनरोसिटी का मेन रीजन ये क्यों मेटल्स ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी हार्ड सोर्स से हिट किए जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग कैपेसिटी। मेटल्स का जो डैम्पिंग कैपेसिटी होता है वो काफी कम होता है। डैम्पिंग का मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने का क्षमता। ठीक है, तो मेटल्स के केस में जो डैम्पिंग, एक्चुअली जो मैंने अभी बोला कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और डैम्पिंग कैपेसिटी, एक्चुअली दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट टर्म्स, बट अप टू द लेवल ऑफ क्लास 10 मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट आप एज्यूम कर सकते हैं कि डैम्पिंग कैपेसिटी और कुछ नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। एक्चुअल में डैम्पिंग कैपेसिटी अप टू क्लास 10 लेवल आपके लेवल का नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन करना बस चाहता हूँ कि सोनरोसिटी का रीजन क्या है। लश्यर का, जैसे मैंने बोला, लश्यर अगर कोई मेटल लश्यरस होता है, शाइनिंग होता है, तो उसका रीजन क्या है, जो लाइट अप्रोच करता है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिमिलरली सोनरस होता है, तो सोनरस क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है, डैम्पिंग कैपेसिटी। अब डैम्पिंग कैपेसिटी क्या है, जैसे सपोज करिए आपने किसी मेटल को हिट किया, ठीक है, तो आपने किसी मेटल को हिट किया तो जो स्ट्रेस आपने दिया, स्ट्रेस या फिर जो भी फोर्स आपने लगाया उस पे, तो जो स्ट्रेन जनरेट होगा, स्ट्रेन इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन। सपोज करिए आप, ये आपका कोई मेटल पीस है, आपको आपने इस पे हिट किया, फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, ठीक है, तो जैसे ही इन केस ऑफ योर मेटल्स व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट एज सून एज यू अप्लाई द स्ट्रेस, द रेस्पॉन्स दैट इज द स्ट्रेन, रेस्पॉन्स और कुछ नहीं, स्ट्रेन जो रेस्पॉन्स होगा वो तुरंत आपको मिल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ योर नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल वुड, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेन जो कि रेस्पॉन्स में जनरेट होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस आपने सपोज करिए 2 मिनट पहले लगाया था, तो स्ट्रेन जनरेट होगा 2 मिनट बाद। अब ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग कैपेसिटी, बिकॉज नॉन मेटल्स या फिर जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वुड की बात की है, तो वुड की डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मींस एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। तो स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन जो जनरेट होगा कुछ समय लेगा, लेकिन इन केस ऑफ योर मेटल्स दैट इज नॉट सो। आप जैसे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो तुरंत जनरेट होता है। ठीक है, वहां पे डैम्पिंग कैपेसिटी कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जहाँ पे जिनकी डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन। आप देखते होंगे रेलवे की जो पटरियां होती हैं, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, दे आर मेड फ्रॉम कास्ट आयरन। अब ये कास्ट आयरन का क्यों बनता है,
दैट इज द मेन रीजन। उसका डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। मीन्स इनफैक्ट आप ऑब्जर्व किए होंगे ट्रेन जब चलती है तो उसके आसपास के एरियाज कितना हैवीली वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, मोशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मेटल वहां पे यूज होता है रेलवे की पटरियों के लिए वो कास्ट आयरन ही होता है। कास्ट आयरन के अलावा दूसरा मेटल हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कंपेयर टू अदर मेटल्स क्या होता है, ज्यादा होता है। और जितने भी हैवी मशीन, फॉर एग्जांपल जो मेटल कटिंग में यूज होते हैं जैसे लेथ मशीन हुआ, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे पढ़ेंगे। तो जितने भी आप मार्केट में देखे होंगे कि जैसे इंजीनियरिंग वर्क का जो वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में जितने भी आपने मशीन देखेंगे, चाहे ड्रिल मशीन है, चाहे आपकी कटिंग मेटल कटिंग मशीन है, सभी का जो बेस होता है दैट इज मेड फ्रॉम कास्ट आयरन। क्यों होता है? अगेन द रीजन इज डैम्पिंग कैपेसिटी। क्योंकि ये ऐसे मशीनें होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा जनरेट होता है और वाइब्रेशन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वाइब्रेशन अगर कंटिन्यूअसली जनरेट होते रहेगा तो जो मशीन को फिक्स किया गया, वो मशीन क्या होगा, अपना जहाँ पे उसका प्लेस फिक्स किया गया वहां से वो हिलना स्टार्ट करेगा एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू सीवियर एक्सीडेंट। ओके, सो आई होप द रीजन फॉर सोनरोसिटी इज क्लियर टू यू। मीन्स पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि सोनरोसिटी किस वजह से होता है, क्यों मेटल्स को हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस होता है। बिकॉज उसके केस में जैसे ही आप मेटल को हिट करते हैं तो जो डैम्पिंग कैपेसिटी होती है, जो डैम्पिंग जो लैग होता है, मीन्स स्ट्रेस जैसे ही आपने अप्लाई किया और स्ट्रेंथ जो जनरेट होगा, उन दोनों के बीच में टाइम गैप कम होता है, जिसके वजह से डैम्पिंग कैपेसिटी मीन्स कम होती है, जिसके वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब ना होकर के वो तुरंत साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स इन केस ऑफ योर मेटल। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या है कि जो एनर्जी आप देते हैं वो वुड में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाती, जिसके वजह से वहां पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। दैट वाज द रीजन बिहाइंड योर sonorosity. Now coming to the second last, that is your tensile strength. What is tensile strength? Tensile strength is nothing but the ability of a material, to resist strain. मतलब कि ये जैसे मैंने चौक लिया, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे पहली बात, टेंसाइल जो वर्ड है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो आप समझ रहे होंगे मजबूती, लेकिन टेंसाइल का मतलब क्या है कि जब इसको मैं खींचूंगा, फॉर एग्जांपल ये चौक है, इसको मैं खींच रहा हूँ, तो इस खिंचाव को ये कितना रेजिस्ट कर रहा है, इस जो चेंज या फिर इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ खींच करके। खींचने का मतलब है यहाँ पे टेंशन से, टेंशन का मतलब है यहाँ पे टेंसाइल। टेंशन दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच यू विल लर्न इन क्लास 11th फिजिक्स। टेंशन दैट सिंपली मींस किसी भी चीज को खींचना। तो टेंसाइल फोर्स का मतलब, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आप उस मटेरियल को खींच करके तोड़ना चाहते हैं, तो वो मटेरियल कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मींस आपकी इच्छा है तोड़ना उसको, लेकिन वो मटेरियल क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ इट विल अपोज द एक्शन विच यू आर डूइंग, ठीक है। तो वो कितना अपोज कर रहा है आपके एक्शन को, दैट इज इंडिकेटेड बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ सिंपली सेज द, इनडायरेक्टली आप इसको कॉमन भाषा में ये भी बोल सकते हो मटेरियल कितना मजबूत है। तो मेटल्स का ऑब्वियस सी बात है, मेटल्स की मजबूती ज्यादा होती है कंपेयर टू योर नॉन मेटल्स। दैट्स व्हाई मेटल्स का कोई भी चीज हमको जब बहुत जहाँ पे मजबूती की जरूरत होती है, हम किसका यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। एंड लास्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स का जो कॉमन एग्जिस्टेंस होता है, जिस स्टेट में वो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, दैट इज सॉलिड स्टेट। एंड अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स कॉमनली मीन्स वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन स्टेट क्या होता है उनका, गैसियस स्टेट। तो अब मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और सॉलिड में क्या होता है, बॉन्डिंग जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लास 9 हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर पहले चैप्टर में कि सॉलिड्स के बीच, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इनफैक्ट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको हमको उतना ही टेम्परेचर या हीट सप्लाई करना पड़ेगा या एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, जिसको वो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हुआ आपका, मतलब किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, किस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड स्टेट में होगा, जो मटेरियल इनिशियली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, हमको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, उतना ही हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए, वो मॉलिक्यूल्स को फ्री करने के लिए।
तो सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू योर नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल सीजियम, फॉर एग्जांपल योर सीजियम एंड योर गैलियम, दीज आर इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट योर रूम टेम्परेचर। इनफैक्ट सीजियम को अगर आप अपने हाथ पे यहाँ पे रखते हैं तो दैट विल स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है। तो सीजियम और गैलियम, these are the two exception, means these are metals but they have a very low melting point. And one more thing, mercury used to exist, mercury is a metal but it used to exist as liquid at the room temperature, ठीक है। तो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो these are the few exception you should keep in mind, ठीक है। So this was all about your physical and chemical physical properties. Chemical properties हम next वीडियो में देखेंगे। अगेन मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके पास होती है? मेटल्स के पास। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती है। Similarly, thermal conductivity भी, thermal conductivity was also due to presence of free electrons and that is in case of your metals only. In case of your non metals ये नहीं होता। लेकिन हाँ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल ऑफ योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट is nothing but your allotrope of carbon and carbon is nothing but a non-metal. Graphite is a allotrope of carbon and that carbon is nothing but a non-metal, but graphite is a very good conductor of your electricity and it is due to the presence of means in case of graphite जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री होता है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। कार्बन के जो अदर एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड हुआ, ठीक है, या फिर फ्लोरीन हो गया, ये सब कंडक्टिंग नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है। क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी में अगेन आई एम सेइंग दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर कंपेयर टू योर नॉन मेटल्स। अगेन हार्डनेस एंड टफनेस, मेटल्स का हार्डनेस और टफनेस दोनों ही ज्यादा होता है कंपेयर टू योर नॉन मेटल्स। हार्डनेस क्या होता है? सरफेस प्रॉपर्टी होता है, इंडेंटेशन या फिर स्क्रैचिंग को रेजिस्ट करने का, और टफनेस क्या होता है? बल्क प्रॉपर्टी होता है, वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है फेलियर तक। डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स एंड मेलिबिलिटी क्या है? थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी। ये दोनों एबिलिटी इनफैक्ट मेटल्स के पास ज्यादा होती है कंपेयर टू योर नॉन मेटल्स। अब आते हैं लश्यर पे। लश्यर व्हाट दैट सिंपली मींस चमक उसका, ठीक है, शाइनिंग, दैट इज शाइनिंग नेचर। एंड अगेन मैंने इसका रीजन बताया था कि शाइनिंग नेचर इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ light beam that falls on the cloud of electrons, that cloud of free electrons. And again this luster property is only means most of the metals have this lustrous property. अच्छा, एक और चीज लश्यर के मतलब यहाँ पे मैं भूल गया बताना, उनको जब आप मीन्स किसी भी मेटल को जब आप फ्री सरफेस में छोड़ देते हैं, मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको छोड़ देंगे, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में वेरियस गैसेस मौजूद है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो ये गैसेस और ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है, तो ये गैसेस और वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल, वाटर एंड दैट एटमॉस्फेरिक गैसेस ये आपस में तीनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम मींस इनडायरेक्टली कह देते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ऑक्साइड का एक लेयर बैठ जाता है मेटल के फ्री सरफेस पे, जिसके वजह से मेटल का जो शाइनिंग नेचर होता है या फिर जो लस्ट्रस जिसको बोलते हैं लस्ट्रस अपीयरेंस होता है वो नहीं दिखता है। तो कभी भी मेटल को जब आप फिर से एक बार अच्छे से साफ कर देंगे तो यू विल अगेन गेन द लस्ट्रस नेचर। वो लस्ट्रस नेचर कैसे गायब हो जाता है, किस वजह से? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। अगेन सोनरोसिटी क्या होता है? किसी भी मेटल को जब हम किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के पास नहीं होता है। इसका रीजन मैंने अभी बताया, इट वाज ड्यू टू द गुड डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है। नॉन मेटल्स के पास क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में क्या होता है? आप जैसे ही हिट करते हैं, क्योंकि डैम्पिंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है, तो एनर्जी क्या हो जाता है? साउंड में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वो एब्जॉर्ब हो जाता है। Tensile strength is the strength of that particular material to resist the tension
whenever you are going to apply, जब भी आप कोई टेंशन फोर्स से मतलब खींच रहे हो उस मटेरियल को, तो कितना आसानी से रेजिस्ट कर रहा है उस चेंज को या उस पर्टिकुलर जो फोर्स आप अप्लाई किए हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ. एंड द लास्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इनडायरेक्टली शोज द जो आपका मेटल्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो एटम्स होंगे, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज्यादा होगा तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एंड फर्दर फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके, so in this class I conclude here. In the next we will discuss about the chemical properties. Thank you.